Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. ओके जैसे आपको पता है कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले MD-CAT का जो है वन शॉट लेक्चर सीरीज़ अपलोड किया था और अभी कुछ दिनों पहले मैंने MD-CAT क्विक रिवीजन फिजिक्स सिलेबस को जो है वो अपलोड किया था। आप लोगों ने वो देखा भी होगा। अपलोड मतलब वो प्राइवेटली अपलोड था, पेड लेक्चर था वो भी देखा होगा आप लोगों ने। और अब जो है मैं उसी MD-CAT सिलेबस के जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले MCQ से। ओके इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न। मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड पे जो कार टर्न ले रही हो, उस टर्न लेते हुए उस कार को रोड से थ्रो आउट करने के पीछे इन चार में से क्या रीज़न हो सकता है। मतलब वो कार जो है वो टर्न लेते हुए उस रोड से स्किड आउट कर जाए। ठीक है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बी पे लिखा हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, सी पे लिखा हुआ है ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, या ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। तो याद रखिएगा, जाहिर सी बात है, टर्निंग जब वो टर्न ले रही होगी तो इस कंडीशन में जो है वो एक सर्कुलर पाथ का एक थोड़ा सा हिस्सा बनता है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, लैक ऑफ है ना, लैक ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो इसकी वजह से वो जो कार है वो टर्न लेते हुए थ्रो आउट हो सकती है रोड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की वजह से उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे सर्कुलर पाथ पे तो क्या होगा, नो वर्क इज डन ऑन इट। मतलब याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नो एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेलेरेशन लाजमी प्रोड्यूस होती है सर्कुलर पाथ पे जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और फोर्स भी एक्ट करती है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नो वर्क इज डन ऑन इट। सर्कुलर पाथ के ऊपर बॉडीज पर कोई वर्क डन नहीं होता। ओके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो हो ही नहीं सकती, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होती है। एक्सटर्नल रेडियल एक्सेलरेशन नहीं, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपिटल कहाँ की तरफ होती है, रेडियली होती है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि अलोंग द रेडियस होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ये देखें, इसमें भी तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ पर एक्सेलरेशन जो होती है वो कहाँ होती है, अलोंग द रेडियस। ठीक है, अलोंग द रेडियस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या है, सी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि ऐसी फोर्स जो कि बॉडीज़ को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए जो रिक्वायर होती है उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा है, ए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज़ रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। नहीं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो रेडियल होती है लेकिन जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। ठीक है, तो इसका बी में लिखा हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, सी में लिखा हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा होगा। एक्सेलरेशन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होती है और जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर वो होती है अलोंग द टेंजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ओके एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होती है, अलोंग द रेडियस होती है, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हर पॉइंट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स सिंस। रीजन पूछ रहा है कि भाई वर्क डन क्यों नहीं होता। तो ए में लिखा हुआ है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है सर्कुलर पाथ पर। देयर इज नो नेट फोर्स, फोर्स भी एक्ट करती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली ये है, सी।
फोर्स जो होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स के। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो इस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो जाता है। तो सर्कुलर पाथ पर वर्क डन बॉडी पर ना होने का रीजन जो है वो यही है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट सम एंगल हैज अ रेंज r। इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड एंड एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रेंज विल बी। ये कह रहा है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा, कीपिंग द एंगल कांस्टेंट। तो याद रखिएगा रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी पर स्क्वायर आता है, v नॉट स्क्वायर है ना फॉर्मूले के अंदर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर वेलोसिटी को इनिशियल को डबल किया जाएगा तो डबल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इनिशियल वेलोसिटी को डबल करने से रेंज 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी यानी कि 4r। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपसे लेकिन इस बार पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट के बारे में। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। अब आपसे पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट रीच्ड ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, जबकि मैक्सिमम हाइट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेंज भी और मैक्सिमम हाइट भी। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। At the top of the trajectory of a projectile, the directions of its velocity and acceleration are। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली होती है, जबकि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हर पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 यानी कि परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलॉन्ग अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्रीज का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज। विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, याद रखिएगा मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है। और याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज जो होती है वो वर्टिकल हाइट के 4 टाइम्स ग्रेटर होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं और लेक्चर्स में भी आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं लाजमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। इसका जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखें यही क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, ये इसके वर्ड चेंज हो गए। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपसे एंगल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा रेंज जो है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट की होती है किस एंगल पर, 45 डिग्रीज के ऊपर। तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड के 4 टाइम्स होती है। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होती है हर पॉइंट पर, और वो होती है जी, स्मॉल जी जो लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हर पॉइंट पर भले वो टॉप पर हो, इनिशियल पर हो, किसी भी इंस्टेंट पर हो, हर पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के पास एक ही एक्सेलरेशन होती है, और वो कौन सी होती है, जी। ना ये मैक्सिमम होती है ना ये मिनिमम होती है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, जी। इफ 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये डिग्रीज का साइन है ना, रिस्पेक्टिवली विद द सेम वेलोसिटी देन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि देयर रेंजेस आर सेम, देयर हाइट्स आर सेम। याद रखिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हाइट सेम नहीं हो सकती और टाइम भी सेम नहीं हो सकते। द ओनली थिंग विच इज सेम विल बी रेंज। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी कि 60 और 30 को आप ऐड करें तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो ऐसे 2 एंगल्स के ऊपर रेंज हमेशा बिल्कुल सेम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि देयर रेंजेस आर सेम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट,
ये भी ठीक है। बी में लिखा हुआ है अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये भी ठीक है। अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल ठीक है ना, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जिसमें सारी बातें कवर हो रही हैं, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये डी पॉइंट ऐसा है जिसमें सारी बातें कवर हो रही हैं, जो कि इनर्शिया की डेफिनेशन भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग, हमें पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनर्शिया। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, हमें इन चार कंडीशंस में से किस कंडीशंस के अंदर फोर्स रिक्वायर नहीं है। ए में लिखा हुआ है टू इंक्रीज इट्स स्पीड, नहीं भाई, हमें स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फोर्स चाहिए होती है। डिक्रीज द मोमेंटम, हमें मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स चाहिए होती है। चेंज द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर होती है। और डी में लिखा हुआ है कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ, फोर्स हमें नहीं चाहिए होती है टू कीप द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू, ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम मास और एक्सेलरेशन दोनों को डबल कर दें, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, तो अगर m को भी डबल कर दें, a को भी डबल कर दें, तो डबल डबल से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जो न्यू फोर्स होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी इंक्रीज ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंक्रीजेज 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, हमें पता है हम जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो उसमें ये एग्जाम्पल लिखी हुई होती है। तो स्विमिंग जो है वो पॉसिबल होती है कौन से लॉ के मुताबिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन, हमने पढ़ा हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर के एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू पुल हिमसेल्फ अप बाय टगिंग ऑन हिज हेयर, ही विल नॉट सक्सीड, मतलब आप ये सोचें कि आप अपने बाल पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें और आप ये सोचें कि मैं अपने आप को ऊपर खींच लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि वो हमारी अपनी इंटरनल फोर्स है जो कि हमें ऊपर की तरफ खींचना चाह रही है, तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, एज द फोर्स अप्लाइड इज इंटरनल टू द सिस्टम। हमें अगर ऊपर खींचना हो तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तो हम ऊपर जाएंगे, हम अपनी ही फोर्स के साथ ऊपर नहीं जा सकते। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेज में नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि इन चार में से किन कंडीशन के अंदर फोर्स रिक्वायर नहीं हो सकती, किस में ना। ए में लिखा हुआ है पार्टिकल गोइंग इन अ सर्किल, नहीं बस सर्कुलर पाथ पर तो फोर्स रिक्वायर होती है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, भले से स्ट्रेट लाइन पे मूव करे लेकिन उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, तो स्पीड चेंज होगी तो उसका मतलब फोर्स रिक्वायर होती है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, हाँ, मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स रिक्वायर नहीं होती, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। डी में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी तो वो उसी सूरत में होगी जब फोर्स एक्ट कर रही हो वो भी कांस्टेंट हो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट हो तो इनमें से क्या कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स, नहीं भाई, फोर्स होगी कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता, फोर्स के होने से मोमेंटम चेंज होता है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, मतलब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब फोर्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ रॉकेट कैन गो वर्टिकली अपवर्ड्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकॉज, और ये जो कंडीशन लिखी हुई ना, एक्चुअली ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। मतलब उस रॉकेट में से जो नीचे की तरफ गैसेस निकलती हैं, उस गैस की वजह से उस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन होता है तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन डी है, ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट बाय गैसेज इजेक्टेड बाय इट, ठीक है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक्चुअली जो है वो एग्जाम्पल है, या यूँ कह लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।
जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और हमें पता है कि ये एक्चुअली एग्जाम्पल है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नो वर्क एट ऑल। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए और अगर वो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही तो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नो वर्क एट ऑल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो वर्क जो है वो इनमें स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि वर्क। लिखा हुआ है कि यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम एंड कीप इट इन द बुक शेल्फ हैविंग अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। इन दिस प्रोसेस यू टेक 5 सेकेंड्स, द वर्क डन बाय यू विल डिपेंड अपॉन। आपसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर रहा है, वो बोल रहा है कि आपने जो वर्क डन किया वो किस पर डिपेंड करता है। आपने क्या, दुनिया में कोई भी वर्क डन हो वो किस पर डिपेंड करता है। तो इन ऑप्शंस के अंदर जहाँ जिस ऑप्शन में भी टाइम का जिक्र है ना, वो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन ए में भी आपको टाइम नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी में भी आपको टाइम नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आपको टाइम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द शेल्फ, बुक शेल्फ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिस पे वर्क डिपेंड करता है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि वेट फोर्स है, और हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। लिखा हुआ है कि अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज़ हों जिनके मोमेंटम इक्वल हों तो दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम इक्वल होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो जिस बॉडी का मास कम होगा यानी कि लाइट बॉडी, तो जो लाइटर बॉडी होगी उसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो याद रखिएगा, अगर मोमेंटम इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जीज दो बॉडीज की इक्वल होंगी तो मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा अभी, क्योंकि मोमेंटम का पूछ रहा है, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जो हैवियर होगी, उसी का मोमेंटम ग्रेटर होगा, उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर मोमेंटम किसका होगा, द हैवी बॉडी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मोमेंटम को आप n टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी n के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि n स्क्वायर टाइम्स। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम विल। याद रखिएगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल नहीं होगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी रेडिकल के अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, एक्चुअली वो डी है। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेज रेडिकल 2 टाइम्स। बस आपने क्या करना है, इस 2 पर स्क्वायर वो लगाना है, रेडिकल लगाना है। तो इसमें रेडिकल मिस हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंक्रीजेज रेडिकल 2 टाइम्स। ठीक है। इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम हाइट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एट द मैक्सिमम हाइट। When two bodies collide elastically then, हमें पता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर जो बॉडीज़ के या सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होते हैं दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। ये डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज बाय 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो 27 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। ऑन द केल्विन स्केल दिस इंक्रीज इज इक्वल टू। याद रखिएगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का जो चेंज आता है ना टेम्परेचर में, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। अगर सेल्सियस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा हो
तो केल्विन में भी जो इंक्रीज आता है वो 1 केल्विन का आता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन स्केल में भी जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 27 केल्विन ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। एट वॉट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स आर द सेम। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। -40 डिग्री वो वैल्यू होती है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग्स जो हैं वो सेम होती हैं, -40 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स स्केल्स ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज़ नेवर नेगेटिव। हमें पता है कि केल्विन जो है एक ऐसा वाहिद स्केल है जिसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन के बराबर है। टेम्परेचर कभी भी उससे नीचे यानी कि नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 0 केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में किसके बराबर होता है, तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और सेल्सियस पे कितना होता है, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। The temperature of an ideal gas is kept constant as it expands. The gas does external work during the process. The internal energy of the gas. भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और याद रखिएगा टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं आता। इंटरनल एनर्जी का बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है टेम्परेचर के बढ़ने पर या कम होने पर। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, और हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट ये भी होती है कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ने से कम होने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हीट इज नॉट बीइंग एक्सचेंज्ड इन अ बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड देन। तो वही वाली बात है सीधी सी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ये वही वाली बात है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। फॉर एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी हीट कांस्टेंट नहीं होती, हीट जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। तो फिलहाल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है। तो अगर डिवाइड के अंदर डेल्टा टी की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। When a gas is या गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, देखो प्रोसेस का नाम वो मेंशन कर देता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है एक्चुअली वो गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट नहीं दे सकते या हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो इसमें लिखा हुआ है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन। नहीं भाई, एक्सपेंशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी से ही मिलती है। गैस की एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर। इम्पॉसिबल, वॉल से नहीं आती क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस से हीट एक्सचेंज नहीं होती। सी करेक्ट ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी ही होती है वो। अ गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन इज। तो भाई याद रखिएगा, अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी।
एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है, तो अगर आप इस फॉर्मूले में डेल्टा क्यू की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी ज़ीरो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट ज़ीरो होती है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ज़ीरो। When heat is given to a gas in an isobaric process, then the work is done by the gas। बिल्कुल, आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो बाय द गैस होता है। देन बी में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। हाँ बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस के क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ ज़ीरो। तो हमें पता है वर्क डन जो है वो ज़ीरो जब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई फ़र्क ना आए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन ज़ीरो होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी। विच इज़ इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल में नहीं बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही हो, अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? उसकी मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो पीरियोडिक कहलाएगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना। हाँ, उसकी जो प्रोजेक्शन की मोशन होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन खुद पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर ही रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ अ होल इज बोर्ड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द होल, मतलब आप इसे कह रहा है कि अगर हम जो है वो अर्थ में एक सुराख कर दें, होल कर दें एक एंड से दूसरे एंड तक अलॉन्ग द डायमीटर, और अगर उस सुराख में, उस होल में एक पत्थर फेंकें तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर उस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो वो स्टोन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। द स्टोन रीचेज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप्स, नहीं स्टॉप नहीं होगा। द स्टोन रीचेज द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप्स, फिर भी स्टॉप नहीं होगा। द स्टोन एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि अर्थ के सेंटर के अबाउट वो स्टोन सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज कांस्टेंट, नहीं हमेशा ज़ीरो या हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है, याद रखिएगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन इज़, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी, ज़ीरो। Which one of the following statements is true for the speed v and acceleration a of particle executing simple harmonic motion? अभी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जबकि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स जो करेक्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि व्हेन v इज़ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो जहाँ पर v मैक्सिमम होगा वहाँ a ज़ीरो होगा, जहाँ पर v ज़ीरो होगा वहाँ पर a मैक्सिमम होता है, ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन पर अब आपसे दो किस्म के एनर्जीज का पूछ रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल। याद रखिएगा, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी के मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। और कहाँ की बात कर रहा है ये? मीन पोजीशन की।
A body executes simple harmonic motion. The potential energy, the kinetic energy, and the total energy are measured as a function of displacement. Which of the following statement is true? A में लिखा हुआ है potential energy is maximum when x is equal to 0. नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0. हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो यानी कि मीन पोजीशन की बात कर रहा है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. टोटल एनर्जी जीरो कभी भी नहीं होती. और काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम, ऐसा भी नहीं होता. तो x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होना, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? रीस्टोरिंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. याद रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों के तीनों ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने कम होने की वजह से ये तीनों के तीनों चेंज हो रहे होते हैं मुस्तकिल. द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ पीरियोडिक टाइम. याद रखिएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी, यानी कि पीरियोडिक टाइम. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन. ये पूछना चाह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डबल कब हो सकता है? व्हेन. और हमें पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के. तो हमें लेंथ की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसका स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ जाए. तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है. तो अगर हम लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो 4l का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा. 2 टाइम्स द रेडिकल l के. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट्स लेंथ इज मेड 4 टाइम्स. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स नहीं बल्कि 4 का रेडिकल 2 टाइम्स यानी कि डबल हो जाएगा. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून. अच्छा, अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे और सरफेस ऑफ द मून पे फ़र्क क्या होता है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी कि जी की वैल्यू का फ़र्क है. जी की वैल्यू अर्थ पर ज़्यादा है जबकि जी की वैल्यू मून की सरफेस पर कम है. और टाइम पीरियड जी की वैल्यू के इन्वर्सली रिलेटेड होता है. तो जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ टाइम पीरियड कम होगा, जहाँ जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. तो ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्योंकि जी की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीजेज, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए, यानी कि इंक्रीजेज. क्योंकि टाइम पीरियड का जी की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है. इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज मेड 9 टाइम्स, यानी कि लेंथ को 9 टाइम्स इंक्रीज कर दें, एंड द मास ऑफ द बॉब इज 4 टाइम्स, और अगर मास को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, बॉब वो होता है जो कि सिंपल पेंडुलम में मास होता है जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है. तो बताओ टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि लेंथ को कितना इंक्रीज़ किया. तो भाई लेंथ को 9 टाइम्स इंक्रीज़ किया. तो क्योंकि लेंथ स्क्वायर रूट में होती है तो 9 का रेडिकल जब निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3. तो लेंथ को 9 टाइम्स इंक्रीज़ करने की वजह से टाइम पीरियड 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है. इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 3t. स्पीड ऑफ साउंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन. तो याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करता. स्पीड ऑफ साउंड हमने पढ़ा हुआ है ना, प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है. डेंसिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ द गैस. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. फर्स्ट में लिखा हुआ है इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये बात सही है. 2 में लिखा हुआ है डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये बात गलत है. 3 में लिखा हुआ है इंक्रीज विद प्रेशर, ये बात भी गलत है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है. 4 में लिखा हुआ है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये बात भी सही है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती. और 5 में लिखा हुआ है कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बात गलत है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. तो इन 5 में से जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक 1 और एक 4. तो ऑप्शन डी में आपको नज़र आ रहा होगा कि ओनली 1 एंड 4 आर ट्रू. इस 1 एंड 4 के अलावा बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग है. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेज इज़ लॉन्गिट्यूडनल. जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं कैसे? लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट इन. भाई हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोपगेट करती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में या ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स की सरफेस पर. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकती हैं सिर्फ सॉलिड्स में,
लिक्विड्स में नहीं, गैसेस में नहीं। लिक्विड के साथ अगर होता तो लिक्विड की सरफेस पर ट्रैवल करती हैं, लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। It is possible to distinguish between the transverse and longitudinal waves by studying the property of polarization. हम जब पढ़ते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कंपैरिजन तो वहाँ लिखा होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से आप फ़र्क करते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? पोलराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? डी, पोलराइजेशन। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ये दोनों की दोनों वेव्स वो होती हैं जो कि ऑडिबल नहीं होती, जो कि हम लोग सुन नहीं सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि मैन कैन नॉट हेयर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज विच कैन नॉट बी हेयर बाय अस, यानी कि मैन। The waves in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave motion is known as, हमें पता है डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? ये डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसवर्स वेव की। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर 1, वेव्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर पॉन्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्सेज। 2 में लिखा हुआ है वेव क्रिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एयर। नंबर 3 में लिखा हुआ है साउंड वेव्स ट्रैवलिंग अंडर वाटर। विच ऑफ दीज कैन बी पोलराइज्ड। तो जनाब 1 और 2 जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव की एक्चुअली एग्जांपल्स हैं, और हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए, जिसमें लिखा हुआ है 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन वाली वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड आर, और हमें पता है लिक्विड की सरफेस पे जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द प्रॉपर्टी मेक्स डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। हमें पता है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो फ़र्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की प्रोपगेशन का आता है। प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी को प्रोपगेट करवाती हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स के अंदर एनर्जी प्रोपगेशन नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। एनर्जी इज़ नॉट कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, और हमें पता है कि स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को कैरी नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, स्टेशनरी वेव्स डू नॉट कैरी एनर्जी। स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम, यानी कि स्टेशनरी वेव्स को हम क्यों बोलते हैं कि वो स्टेशनरी है? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी को प्रोपगेट नहीं करवा रही होती, वो फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं करवा रही होती। तो ए में लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल, नहीं ऐसा होता है, डिस्टर्ब होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी गलत है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सी में लिखा हुआ है देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द वेव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्टेशनरी वेव्स के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द वेव नहीं होता, जिसकी वजह से उनको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स is vibrating in 2 segments. The wavelength of the corresponding wave is, याद रखिएगा ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वेव 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही हो तो 2 सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसमें कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो जो कंप्लीट वेवलेंथ होती है वो उतनी ही होती है जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेव इज़ एल, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ उतनी ही वेवलेंथ। लेकिन ये कब है? सिर्फ जब वो वाइब्रेट करेगी 2 सेगमेंट्स के अंदर बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, कौन सी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की? साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कंप्रेशनल वेव्स तो होती ही लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नाम है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, हाँ जो स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस होती हैं ये एग्जाम्पल होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता?
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड इस पे डिपेंड करता है, द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इस पे भी डिपेंड करता है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इस पे भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। इफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर रिलेटिवली एट रेस्ट and if the speed of sound is increased then the frequency heard by the observer will, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों रेस्ट में है ना, तो अगर दोनों एक दूसरे के मुताबिक रेस्ट में होंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल नॉट चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। अ सोर्स इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, मतलब जो साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज है, लेकिन द लिसनर हेयर्स इट टू बी 390 हर्ट्ज, लेकिन लिसनर उसको हेयर कर रहा है 390 हर्ट्ज, यानी कि जो एक्चुअल है उससे फ्रीक्वेंसी वो कम सुन रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, तो भाई ए में लिखा हुआ है द लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स वाले हर केस के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन गलत हो गए। सी में लिखा हुआ है द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि हाँ अवे जाएगा, दूर जाएगा, तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे कम उसको सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, और डिफेक्ट वाला ऑप्शन भी गलत है। डोपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर रिलेटिव मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड की आपस में रिलेटिव मोशन की वजह, यानी कि रिलेटिव मोशन पर एप्लीकेबल होता है डोपलर इफेक्ट। मूविंग बॉडीज़ के ऊपर नहीं। मूविंग बॉडीज़ में ऐसा भी हो सकता है कि वो भले मूव कर रही हो कोई भी दो बॉडीज़, लेकिन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो याद रखिएगा रिलेटिव मोशन होगी तो डोपलर इफेक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल्ड देन रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होती है। तो अगर लेंथ और एरिया को एक साथ डबल किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विल रिमेन द सेम, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, हमें पता है कि रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो इन शुरू के 3 ऑप्शंस में आपको इंक्रीज विद द लेंथ, डिक्रीज विद द एरिया, डिक्रीजेज विद द लेंथ, तो लेंथ और एरिया के चेंज करने से कभी भी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, थ्रू अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू अ ड्रिफ्ट ऑफ, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, लेंथ के डायरेक्टली होती है तो इंक्रीज इन लेंथ, ये सही है। टेम्परेचर की भी डायरेक्टली होती है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होती है तो डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंक्रीज कब हो सकती है, जब आप लेंथ को बढ़ाएं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएं और एरिया को डिक्रीज कर दें। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज पे आपने टिक करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इट्स कंडक्टेंस विल बी, अच्छा कंडक्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। अच्छा, लेंथ को डबल करने से एक्चुअली रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस के डबल होने की वजह से कंडक्टेंस हाफ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, यानी कि हाफ्ड। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल या इज ऑलवेज, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो जितने भी कॉम्पोनेंट रेजिस्टर्स होते हैं उनके सम के बराबर होती है। तो इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्पोनेंट रेजिस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑर्स्टेड। The radius of curvature of the path of the charged particle in uniform magnetic field is directly proportional to, रेडियस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चार्ज पार्टिकल के, वो क्या होता है, मोमेंटम अपॉन क्यू बी। तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स। जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन का पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, दोनों के, किसी एक के नहीं, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन। याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, भले वो जितनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा हुआ हो, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। प्रोटॉन की वेलोसिटी जेड एक्सिस पर है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर है। द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलॉन्ग। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी और फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर एक जेड पर है और एक एक्स एक्सिस पर है तो जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि वाई एक्सिस। अ मैग्नेटिक फील्ड, ए में लिखा हुआ है ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। नहीं, हमेशा एक्सर्ट नहीं करती, जीरो भी होती है फोर्स। बी में लिखा हुआ है नेवर एक्सर्ट्स अ फोर्स। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर बाय मैग्नेटिक फील्ड। सी में लिखा हुआ है एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बिल्कुल सही है, अगर अक्रॉस मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है। डी में लिखा हुआ है एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अलॉन्ग मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अक्रॉस मूव करेगा फील्ड के तो ही उस पर एक्सर्ट होगी फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है और परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, तो उस पर फोर्स लाजमी लगेगी। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ना तो इंक्रीज़ करती है ना डिक्रीज़ करती है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो सी में लिखा हुआ है, देखें ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, गलत है। सी में लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम। स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी पूरी सेम नहीं रहती, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कि स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती। A charged particle is moving with velocity v in magnetic field of induction B. The force on the particle will be maximum when. याद रखिएगा फॉर्मूले के अंदर आता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ही फोर्स मैक्सिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन सी में, v एंड b आर परपेंडिकुलर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो भाई मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। भाई इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता? चेंज इन फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, फैराडेज लॉ के अंदर हम कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन की बात नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए में आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है और ऑप्शन सी में आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है। ये ए और सी ऑप्शन नहीं होंगे, सही गलत हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही जो है वो फैराडेज लॉ भी है, ये स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ की। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेंज लॉ गिव्स, और हमें पता है कि लेंज लॉ जो है हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। हमें लेंज लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है।
The north pole of a magnet is brought near a metallic ring. The direction of induced current in the ring will be. नॉर्थ पोल को रिंग के या कॉयल के करीब लाने से जो उसमें जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। अगर करीब लेकर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, दूर लेकर जाते हैं तो क्लॉकवाइज होता है। The direction of induced current is such that it opposes the very cause that has produced it. This is the law of Lenz. ये Lenz law की स्टेटमेंट लिखी हुई है। A moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. This is in accordance with Faraday's law. हम Faraday's law में पढ़ते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल मूव करने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है, तो ये हम कौन से लॉ में पढ़ते हैं? Faraday's law के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ए। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर इन चारों में से जो काम करती है डिवाइस वो है जनरेटर। तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है। इफ़ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अ डायनामो, यानी कि जनरेटर की बात कर रहा है, आर्मेचर इज डबल्ड, रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, अगर उसको हम डबल कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल वेलोसिटी के, ओमेगा के। तो अगर आप ओमेगा को डबल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डबल, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डायनामो इज़ अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। डायनामो यानी कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द वर्किंग ऑफ डायनामो, डायनामो मतलब जनरेटर, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इन चार में से कौन सा इनकरेक्ट है? बोथ AC एंड DC जनरेटर है फील्ड मैग्नेट, ये सही है, दोनों के पास फील्ड मैग्नेट होते हैं। बोथ AC एंड DC जनरेटर हैव एन आर्मेचर, दोनों के पास आर्मेचर होते हैं, ये भी सही है। बोथ AC एंड DC जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सही है। बोथ AC एंड DC जनरेटर हैव स्लिप रिंग्स, ये गलत है। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं जबकि DC जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग होता है। तो इन चार में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू। सबसे पहली बात हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर DC सर्किट में काम नहीं करता, तो DC वाले ऑप्शन वैसे गलत हो गए, और कन्वर्ट भी नहीं करता DC को AC में। तो इसमें से जो है वो A, B और D ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ऑब्टेन अ सूटेबल AC वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का काम होता है टू ऑब्टेन अ सूटेबल AC वोल्टेज, या तो बढ़ा के या AC वोल्टेज को कम करके दे देना। वॉट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज डिक्रीज होता है जबकि करंट इंक्रीज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, करंट इंक्रीज होता है। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो दैट। हमने लॉसेस पढ़े हुए ना ट्रांसफार्मर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लैमिनेटेड इस वजह से होता है ताकि जो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू एडी करंट्स उसको कम से कम किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स में बी रिड्यूस्ड। इसकी वजह से जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का उसको लैमिनेटेड रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर टू रिड्यूस। ये भी ट्रांसफार्मर लॉसेज में हम पढ़ते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज़ करते हैं वो किस वजह से करते हैं? टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए लैमिनेशन का यूज़ करते हैं, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इस पर डिपेंड करता है,
रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल्स, इस पे भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स वॉज गिवन बाय डी ब्रॉले, और मैटर वेव्स को हम डी ब्रॉले वेव्स भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, डी ब्रॉले। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना, वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने पर मिला था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। When light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons depends upon। हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उस पर फर्क पड़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेज व्हेन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अगर बढ़ाना हो तो हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर डायरेक्टली। ये हम लॉज पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, तो जाके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी इंक्रीज होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, हमें पता है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी सी और डी में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। हाइजन वेव थ्योरी, वेव लिखा हुआ है इसके अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि लाइट के क्वांटम नेचर को या पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है या सपोर्ट करता है। बाकी मैक्सवेल की भी जो है वो वेव थ्योरी थी। बाकी डी ब्रॉले जो है वो मैटर वेव्स के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन के अंदर जो इन पाँचों में से, यानी कि ऑप्शन 4 हैं लेकिन टोटल 5 सीरीज़ हैं, तो इनमें जो यूवी रीजन में लाई करती है वो कौन सी होती है? लेमन सीरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट देन इट विल। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर से लोअर में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में वो फर्स्ट से थर्ड यानी कि लोअर से हायर में जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या? ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब एनर्जी। विच वन ऑफ दीज इज नॉन डिविजिबल। किसको आप इन 4 में से डिवाइड नहीं कर सकते? तो हमें पता है न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर देते हैं, प्रोटॉन को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन भी फंडामेंटल नहीं है, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, एटम भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन फोटॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन चारों में से जो नॉन डिविजिबल है वो कौन है? फोटॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। तो याद रखिएगा एनर्जी लेवल्स का एटम्स में हमें जो बताया है जिस फिनोमिना ने, वो कौन सा फिनोमिना था? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई जो एटम्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 फेम्टोमीटर या फर्मी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी।